नमस्कार, मैं विकास कुमार अपने यूट्यूब चैनल टेस्ट गुरु पे आप सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि हम सभी पढ़ रहे हैं आप युवा बैच में हम लोगों ने पॉलिटी शुरू किया था, जिसमें हम लोग ने अनुच्छेद 116 तक ले पिछले कक्षा में क्लास में देखे थे लोग। आज हम लोग 117 से शुरू करेंगे और आज इस भाग 5 को बहुत लंबा चला गया। आज इस भाग 5 को कंप्लीट करेंगे। तो हेडिंग लगा लीजिए, भाग 5, आर्टिकल नंबर 116 से 151। शुरू करने से पहले आप सभी को एक बार सरस्वती दुर्गा माई की बहुत सारी बताए, सरस्वती और सरस्वती माँ की भी एक बार आप सभी को आशीर्वाद। देखिए, और देखिए समिति अनुच्छेद नंबर 118 अनुच्छेद 118 में किसकी चर्चा है? समिति की चर्चा है। समिति, प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, अनुदान समिति, सेवा समिति, विभागीय समिति, इस सब की चर्चा किसमें? अनुच्छेद नंबर 118 में। अनुच्छेद नंबर 118 के अनुसार दो प्रकार की समिति बनती है, एक अस्थायी समिति बनती है, दूसरा अस्थायी समिति बनती है। अनुच्छेद नंबर 118 के अनुसार कितने प्रकार की समिति बनती है? दो प्रकार की। अस्थायी समिति, अस्थायी समिति हर साल इसका गठन होता है। जो अस्थायी समिति होती है वो क्या होती है? हर साल उसका गठन होता है। और जो अस्थायी समिति होती है उसका कभी कभी गठन होता है। अस्थायी समिति का, अस्थायी समिति का कभी कभी गठन होता है। तो पहले अस्थायी समिति देख लेते हैं। अस्थायी समिति दो प्रकार की होती है, एक प्रवर समिति और एक संसदीय समिति। प्रवर समिति क्या होती है? किसी विधेयक की पर जो बवाल होता है उसकी जांच करता है। जैसे कोई धन विधेयक है, उस पे संसद को, विपक्ष को लगता है नहीं ये ठीक नहीं है, जो विधेयक है इसमें पैसा ज्यादा खर्चा हो रहा है, तो उसकी जांच करता है कौन? प्रवर समिति। प्रवर समिति विपक्ष से कोई भी ला सकता है प्रवर समिति, ताकि उस जो विधेयक है उसकी जांच कि ठीक है कि नहीं, उसकी जांच के लिए प्रवर समिति। संसदीय समिति एक आती है। संसदीय समिति क्या कहते हैं? ये घोटाला की जांच करता है। मान लीजिए पिछले साल सड़क निर्माण के लिए 500 करोड़ रुपए का साइन हुआ, और विपक्ष के चाहे किसी विधेयक को लग रहा है, माने बहुत सारे विधेयक को लगना चाहिए कि नहीं इसमें ये 200 करोड़ की है और 500 करोड़ 300 करोड़ का घोटाला हुआ है, तो घोटाला की जांच के लिए कौन सी समिति आती है? संसदीय समिति का गठन होता है। ये होता है दोनों अस्थायी समिति। समझ गए? इसमें लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं और इसमें भी लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं। दोनों में 30-30 सदस्य होते हैं, सदस्य होते हैं। और राज्यसभा के इसमें 15 और इसमें भी राज्यसभा के 15 सदस्य होते हैं। 15 सदस्य होते हैं। अब अस्थायी समिति देखते हैं। अस्थायी समिति की एक जांच समिति होती है, एक सेवा समिति होती है और एक विभागीय समिति। तीन प्रकार की समिति कौन सी? जांच समिति, सेवा समिति, विभागीय समिति, संदन समिति, अन्वेषण समिति और वित्तीय समिति। ये कई प्रकार की समितियां बनी होती हैं जो अस्थायी होती है। अच्छा, सेवा समिति का तो स्वास्थ्य की जांच करेगा, कैसा परिवहन उस सब की जांच करता है,
खेत में कैसे काम कर रहे हैं, कैसे मजदूर काम कर रहे हैं, कैसे राष्ट्रपति, इस सब की सेवा समिति जरूरी है बहुत। तो इसलिए अस्थायी समिति, जांच समिति भी जरूरी है, सब चीज की जांच करे, रिपोर्ट का जो प्रधानमंत्री रिपोर्ट दे रहे हैं, परिवहन मंत्री जी जो रिपोर्ट दे, उस सब की जांच समिति भी जरूरी है। तो ये जांच समिति भी इसलिए ये अस्थायी होती है, इसका हर साल गठन होता है। और विभागीय समिति भी है, जैसे राज्य विभाग समिति, केंद्र विभाग समिति, सेवा विभाग समिति, कृषि विभाग समिति, पेट्रोलियम विभाग समिति, परिवहन विभाग समिति, ये सब समितियां हैं। विभाग समिति, उड़ान विभाग समिति, ये सब कहते हैं उस सब की विभागीय समिति की देख रेख करते हैं विभागीय समिति। एक होता है वित्तीय समिति, वित्तीय समिति नहीं है, वित्तीय समिति क्या होता है, वो वित्तीय विधेयक की चर्चा, जैसे धन विधेयक, वित्त विधेयक, प्राक्कलन समिति, ये सब की जांच करता है वित्तीय समिति। ये सब समझ में आएगा समिति कितने प्रकार का। इतना याद नहीं कि आपको सिर्फ याद रखना अनुच्छेद नंबर 18, अनुच्छेद नंबर 18 में किसकी चर्चा है, समिति का गठन की चर्चा है। अब लिखिए अनुच्छेद 118, भले अनुच्छेद 120, अनुच्छेद 120 क्या कहता है, संसद की भाषा, संसद की भाषा की चर्चा है। संसद की भाषा की चर्चा अनुच्छेद नंबर 120 में। संसद की भाषा क्या है, दो ही भाषा है, हिंदी और इंग्लिश, ये दो ही भाषा संसद में है। मुख्य भाषा हिंदी है और सहायक भाषा इंग्लिश है। लेकिन अगर कोई विधायक चाहता है या एमपी चाहते हैं कि नहीं हम इसी भाषा का उपयोग करें, तो उस भाषा का उपयोग करने के लिए, जैसे जो दक्षिण साइड में है, वो सब लोग कन्नड़ मलयालम तेलुगु ये सब बोलते हैं, तो चाहते हैं कि नहीं हम तेलुगु में अपने विचारों को प्रकट करें, तो उसके लिए राष्ट्र जो उसके अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा में अध्यक्ष और राज्यसभा में उपाध्यक्ष, तो उनसे अनुमति लेनी पड़ेगी दूसरे भाषा के लिए। नहीं तो अगर हिंदी में नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आप हिंदी में अपने भाषा को व्यक्त कर सकते, इंग्लिश में भी व्यक्त कर सकते हैं। संसद, अनुच्छेद नंबर 120 समझ में आया। अब देखते हैं अनुच्छेद 121, अनुच्छेद नंबर 121 में क्या कहते हैं, संसद में सुप्रीम कोर्ट की चर्चा नहीं होगी। जो लोकसभा राज्यसभा होता है उसमें सुप्रीम कोर्ट की कोई चर्चा, सुप्रीम कोर्ट क्या कर रहा है, उसमें अन्याय हो रहा है कि न्याय, इसमें कोई चर्चा नहीं करेगा सुप्रीम कोर्ट 122 के अनुसार, 121 का। ठीक इसके विपरीत एक सौ अनुच्छेद 122 है, अनुच्छेद 122 कहता है सुप्रीम कोर्ट में संसद में क्या हो रहा है इसकी चर्चा नहीं करेगा। कौन सा विधेयक है, क्या का एथी बना, ये कोई उस पर बहस नहीं करे, किसने तो नहीं, किसको गाली दिया, किसने किसी को मारा, ये सब सुप्रीम कोर्ट में संसद की चर्चा नहीं होगी 122, और संसद में सुप्रीम कोर्ट की चर्चा नहीं 121, 121 समझ गए। अब देखते हैं एक सौ अनुच्छेद 124, अनुच्छेद नंबर 124, एक अनुच्छेद नंबर 124 में किसकी चर्चा है, सुप्रीम कोर्ट की चर्चा। कोई पूछे कि अनुच्छेद नंबर 124 में किसकी चर्चा है, तो सुप्रीम कोर्ट की चर्चा, अनुच्छेद नंबर 124, 124 में सुप्रीम कोर्ट के जज की चर्चा, उसकी योग्यता की सबकी चर्चा, कौन बन सकता है, ये सब की चर्चा, कितने जज होंगे। सुप्रीम कोर्ट में कुल 34 जज है, जिसमें से 33 जज हैं और एक मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ वर्तमान में। कुल कितने होते हैं, 33 जज होते हैं,
डी वाई चंद्रचूड़ वर्तमान में। सुप्रीम कोर्ट के जज की योग्यता। सुप्रीम कोर्ट के जज कौन बन सकते हैं? हाई कोर्ट में 10 साल वकील हो। मुख्य जज कौन सकते हैं? हाई कोर्ट में 10 साल वकील होना चाहिए। हाई कोर्ट में 10 साल वकील के पद पर, या हाई कोर्ट में 5 साल जज रहे हों। जो फैसला सुनाता है वो जज रहे हो 5 साल, चाहे 10 साल वकील, 5 साल या तो जज हो। तथा राष्ट्रपति के जो नजर में कहते हैं कानून का जानकार होना चाहिए। इसमें 5 राष्ट्रपति के जज के इनके 5 और लोग बैठेंगे, उसमें जांच होगा कि हाँ ये बनने लायक है कि नहीं सुप्रीम कोर्ट के जज। अगर ठीक है तो बन जाएंगे और नहीं होंगे तो आप नहीं बन सकते, तो उनके जानकार होने चाहिए। अब सीजीआई के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, भारत के मुख्य न्यायाधीश, उनको हटाने की विधि क्या है? राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन राष्ट्रपति के लिए महाभियोग का प्रयोग है, लेकिन इनके लिए अर्ध न्यायिक प्रक्रिया का प्रयोग है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हटाने की प्रक्रिया को कहते हैं अर्ध न्यायिक प्रक्रिया। अभी तक ले एक भी बार इसका प्रयोग नहीं हुआ है। एक बार भी प्रयोग नहीं हुआ है। अभी तक ले किसी भी जज को नहीं हटाया गया अर्ध न्यायिक प्रक्रिया द्वारा। अब देखते हैं अनुच्छेद नंबर 125। अनुच्छेद नंबर 125 में किस किस है? सुप्रीम कोर्ट के सभी जजों का वेतन कितना है? तो जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है उनके 2,80,000, और जो अन्य 33 न्यायाधीश है उनका 2.5 लाख। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का वेतन कितना है? 2,80,000, और बाकी सभी का 2,50,000। 126 में क्या कहता है? 126 में कहता है यदि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं हो, कहीं गए हो बाहर, तो उनके पद पर क्या होता है? जो 33 अन्य न्यायाधीश हैं उनमें से जो अधिक उम्र का हो, बुढ़ा हो, व्यक्ति हो तथा कानून का जानकार हो, उसको लाएंगे चीफ जस्टिस के इंडिया पर। फिर जो इस 33 को पूरा करने के लिए हम कहते हाई कोर्ट से मांगे, तो वो उसकी सोचा 100 126 नहीं है, 126 तो है। 126 में कहते चीफ जस्टिस के इंडिया कहते हैं इस 33 में से आएंगे। 127 में कहते हैं 33 को पूरा करने के लिए, जो 33 थे उसको पूरा करने के लिए हाई कोर्ट से मांगेंगे जज को, और ये राष्ट्रपति को की सहायता से। राष्ट्रपति कहेंगे हाई कोर्ट से आप एक दिन के लिए भाड़े पर हमको जज दीजिए, या जो है 2 दिन के, जितना दिन के लिए भी हो। हाई कोर्ट से कौन मांग करेंगे? राष्ट्रपति। और जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे वो बताएंगे नहीं हमारे पास नहीं है, चाहे हमारे पास है, तो वो राष्ट्रपति को बताएंगे। राष्ट्रपति फिर इस सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बताएंगे हाँ इस राज्य के इस न्यायाधीश से एक मिल रहा है, मंगा लीजिए, तो मंगाएंगे। ये भी तो हो सकता है कि जो हाई कोर्ट है वो इनकार कर देगा नहीं हमारे पास जजों की कमी है हम नहीं दे सकते। तो उस स्थिति में क्या होगा? अगर हाई कोर्ट मना करते हैं, हाई कोर्ट अगर मना हाई कोर्ट अगर मना कर दे नहीं हमारे पास जजों की कमी है हम नहीं दे सकते, तो उसके लिए 128 है। 128 कहता है कि यदि 128 कहता है यदि हाई कोर्ट मना कर दे कि हम नहीं दे सकते, कोई भी राज्य ना दे, तो क्या था रिटायर जो जज पहले रिटायर कर गए हैं उन चीफ जस्टिस को उनको लाया जाएगा भारत, और उनका वेतन भी दिया जाएगा। जितना दिन काम करेंगे उनका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अनुसार उनका वेतन दिया जाएगा। 128 में 129 क्या कहते हैं? 129 कहते हैं सुप्रीम कोर्ट क्या है? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। सुप्रीम कोर्ट एक अभिनय के लिए, हाई कोर्ट भी एक अभिनय के लिए 214 में है। लेकिन अभी हम देख लें सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट क्या है? कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की चर्चा किसमें? अनुच्छेद नंबर 131। अनुच्छेद नंबर 130 में क्या कहते हैं? अनुच्छेद नंबर 130 में कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का स्थान क्या है? दिल्ली में है। स्थित सुप्रीम कोर्ट का स्थान दिल्ली में। आप इसका ब्रांच अगर आवश्यकता पड़े तो आप इसका ब्रांच खोल सकते हैं। 131 में कहते हैं सुप्रीम कोर्ट, 131 कहते हैं सुप्रीम कोर्ट का फंडामेंटल अधिकार है कि केंद्र
केंद्र और केंद्र राज्य के झगड़े को, केंद्र और राज्य के झगड़े को, राज्य और राज्य के झगड़े को क्या निपटारा करे, ये सुप्रीम कोर्ट का क्या है, फंडामेंटल राइट है। कि अगर एक राज्य और दूसरे राज्य में अधिक झगड़ा चल रहा है तो उसका निपटारा कौन करे, सुप्रीम कोर्ट। 131 के अनुच्छेद 131 में कहा गया है। अब देखते हैं 132 में कहते हैं, 132 में कहता है संवैधानिक मामला। अब इस संवैधानिक मामला क्या है, दीवानी मामला क्या है, फौजदारी मामला क्या है। संवैधानिक मामला जैसे राष्ट्र, संवैधानिक मामला विधेयक कोई लाना, उसमें संशोधन करना, ये सब संवैधानिक मामला है। भारत का विदेशों के साथ व्यापार करना, ये संवैधानिक मामला है। किसी राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देना, ये सब संवैधानिक मामला। तो ये सब संवैधानिक मामला अनुच्छेद नंबर 132 के अनुसार। दीवानी मामला का निपटारा भी कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट का। दीवानी मामला देखिए, ये जो एक है और ये 3, 133, ये 3 है, ये 3 का क्या दीवाना है, ये 3 का दीवाना है। तो दीवानी मामला 133, दीवानी मामला। फौजदारी मामला देखिए, फौजदारी में क्या, तो बहुत सारे लोग होते हैं। इसमें रुपये पैसा का मामला आता है, कोई रुपया लिया 5 लाख 10 लाख रुपया लिया और नहीं दे रहे तो सब दीवानी मामला है। फौजदारी मामला है किसमें, जिसमें मारपीट होता है, मारपीट वाला सब फौजदारी मामला है। किसी कपड़ फोड़ दिए, किसी को मर्डर कर दिए, किसी का गहना छू लिए, ये सब फौजदारी मामला है। तो देखिए 3 और 1 4 ये मिलकर के तब फौजदारी होता है। 3 और 1 4 मिलकर, 1 और 3 मिलकर 4 होता है। तो 1 और 3 मिलकर 4 यानी कि फौज बना रहा है। 1 और 3 मिलकर क्या होता है, 4 बन गया यानी कि फौज बना रहा है। तो फौजदारी मामला हो गया। फौजदारी मामला 134 में। देखिए 137, 135 36 काम करने, 136 देखते हैं। न्याय पुनर्वलोकन, अगर सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला सुना दिया, मान लीजिए कि एक राम व्यक्ति था, उसका मर्डर का फैसला सुना दिया, मर्डर किया तो उसने कहे कि इसको 15 अगस्त 2024 में इसको फांसी दे दिया जाएगा। राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट ने इसका फैसला सुना दिया, लेकिन उसने देखा कि 15 अगस्त को तो झंडा पर है, 15 अगस्त को तो झंडा पर है, और उस दिन किसी को फांसी देना अच्छा नहीं है। जब उसने ये देखा कि नहीं ये निर्दोष है, तो वो अपना फैसला बदल सकते हैं। ये किसमें, 137, सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला बदल सकता है। ये भी 137, सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला बदल सकता है 137 में। 137 में 139, ये 139 है। 139 में कहता है सुप्रीम कोर्ट रिट जारी कर सकता है यदि मूल अधिकार ना हो। फंडामेंटल राइट के अनुसार तो 32 का, लेकिन यदि मूल अधिकार ना हो तब भी सुप्रीम कोर्ट रेट जारी कर सकता है। ये 139 में देखते हैं। अब 141, 141 में क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबको मानना पड़ेगा। यदि कोई भी फैसला चाहे वो अच्छा लगे या नहीं, आपको मानना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया तो मानना पड़ेगा, तो मानना पड़ेगा, ये वैध है कि आपको मानना ही पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला। 143 में कहता है सुप्रीम कोर्ट से राष्ट्रपति किसी भी विचार पर परामर्श ले सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट परामर्श दे सकता है, लेकिन हाँ राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है। परामर्श ले सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट परामर्श दे सकते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट के फैसला को माने, वैध नहीं है। ये किसमें, 143 में। 142 छुट छुट गया है, यहाँ पे नहीं है। 143 में कहते हैं पूर्ण न्याय दे सकते, सुप्रीम कोर्ट चाहे तो पूर्ण न्याय दे सकता है किसी भी फैसला। जैसे अभी कोई केस हाई कोर्ट में चल रहा है, हाई कोर्ट में चल रहा है, अगर सुप्रीम कोर्ट चाहे कि हम इस पर हम पूर्ण अपना न्याय दें तो वो अपना इस केस को लाएगा अपने पास और इस पर पूर्ण न्याय देगी। ये फैसला सुनाया जा रहा है कि इनको बाइज्जत बरी कर दिया, तो ये सुप्रीम कोर्ट अपना पूर्ण न्याय दे सकता है किसी भी केस में। 142 में
अब आएंगे CAG। क्या? CAG 148 से 151। ठीक है। CAG की चर्चा, CAG की चर्चा किस में? अनुच्छेद नंबर 148 में। CAG का मतलब कंट्रोलर एंड अटॉर्नी जनरल, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। यह राज्य और केंद्र दोनों के लिए ऑडिट का काम करता है, अकाउंटिंग का काम करता है। पहले ये अकाउंटिंग का काम करता था, लेकिन अब ऑडिट दोनों, अकाउंटिंग और ऑडिट दोनों का काम करता है। CAG को क्या कहता है? कागजी शेर कहा जाता है। CAG को क्या कहता है? कागजी शेर कहा जाता है। 1858 में स्थापना के समय 1900। CAG को क्या कहता है? कागजी शेर। CAG को बहुत तेज दिमाग रखता है। CAG कंट्रोल एंड अकाउंटिंग, अकाउंटिंग समझ, इकोनॉमिक्स कितने हार्ड हो गए, अकाउंटिंग काम पर रहते हैं। अकाउंटिंग और शायद ऑडिट का दोनों का काम करता है। 1919 में CAG को संवैधानिक मान्यता दिया गया। पहले इसको संविधान की मान्यता नहीं था, लेकिन 1919 में इसे संवैधानिक मान्यता दिया गया। और 1935 में कहा गया कि जो CAG है वो राज्य के भी अकाउंटिंग और ऑडिट का काम करेगा, महालेखा का काम करेगा। 1935 में, पहले ये केवल केंद्र सरकार का, लेकिन 1935 में कहा गया कि नहीं, अब ये राज्य सरकार भी, राज्य का भी काम करेगा। करेगा कब? 1935 में। अब देखते हैं, जो CAG होता है सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर उसकी योग्यता होती है। जैसे CAG होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जज के ठीक एकदम बराबर होते हैं। उनके रिटायर की आयु कितने? 65 साल में रिटायर हो सकते हैं या 6 वर्ष में रिटायर हो सकते हैं। और इन पर भी अर्ध न्यायिक प्रक्रिया लगाया जा सकता है, लेकिन अभी तक नहीं लगा है। ये है CAG की रिटायर ये की अवधि 65 साल। अब देखते हैं CAG, यदि कोई व्यक्ति CAG कंट्रोलर एंड अटॉर्नी जनरल या UPSC में काम कर लिया है और वो अब रिटायर हो गया, 65 साल की उम्र पर रिटायर हो गया, तो वो अब उसके बाद कोई भी नौकरी नहीं कर सकता। सरकार इस पे मानना लगाई कि अगर यदि आप CAG हैं या UPSC के कोई अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी, तो आप कोई भी सरकारी नौकरी नहीं कर सकते फिर से। इसमें ये सब CAG की चर्चा है। 149 में किसकी चर्चा है? CAG की शक्ति की चर्चा है। शक्ति है एडिट, अकाउंटिंग का ऑडिट का काम करता है। कहता है ये CAG की शक्ति की चर्चा किसमें? 149 में। 150 में किसकी चर्चा? CAG जो है केंद्र और राज्य दोनों का चर्चा करता है। इसकी चर्चा किसमें? 150 में है। और 149 अनुच्छेद 151 क्या कहता है? CAG अपनी रिपोर्ट किसे सौंपेगा? अकाउंटिंग ऑडिट का रिपोर्ट राष्ट्रपति को। CAG अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपेंगे। किसमें कहेगा? अनुच्छेद नंबर 151 में कहा गया। और ये आज आप लोग का हुआ भाग 5 कंप्लीट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। बने रहिए मेरे साथ इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए, और अपने दोस्तों के पास इसके बाद शेयर कर दीजिए। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, टाटा बाय बाय, टेक केयर।